मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। राम राम करके प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था वहां पर महाकुंभ का आयोजन समाप्त हुआ। महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान हुए और कह सकते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन जो भी घटनाएं घटी थीं उस तरह की कोई घटना महाशिवरात्रि के स्नान के समय नहीं घटी। लेकिन जैसा कि प्रशासन में होता है और मैं चूंकि प्रशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूं, किसी भी बड़े आयोजन जो आयोजन सरकारों के द्वारा किया जाता है उसके समापन के बाद एक लेखा जोखा लिया जाता है। क्या पाया, क्या खोया, क्या सफलताएं हुई, क्या असफलताएं हुई और सफलताओं को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और असफलताओं से आगे के लिए क्या सीख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो आयोजक थे यानी उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, निश्चित तौर से उसके पदाधिकारी, उसका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो केंद्र की जो लीडरशिप है और पदाधिकारी जो इसमें लगे हुए थे, विभिन्न एजेंसियां, रेलवे से लेकर के सभी, वे निश्चित तौर से एक लेखा जोखा ले रहे होंगे। हम और आप भी लेखा जोखा ले रहे होंगे। जो नहाने गए वे भी लेखा जोखा ले रहे हैं, जो नहीं गए वे भी लेखा जोखा ले रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं जो मेरे दिमाग में महाकुंभ को लेकर के जो स्थितियां हैं उसका एक आपके सामने लेखा जोखा प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मित्रों, 2001 के कुंभ में मैं स्नान करने गया था और उसके पहले मैं चूंकि इलाहाबाद में पढ़ा हूं तो मैं संगम में जाया करता था अपने मित्रों के साथ और बाकायदा नाव से हम लोग संगम के पास जहाँ गंगा और यमुना का जल मिलता है, सरस्वती के बारे में तो देखा नहीं, सुना जाता है, लेकिन वो जल जहाँ मिलता है वहाँ पे हम स्नान किया करते थे। ये जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहते हैं, 1954 में जब आज़ाद भारत में आयोजन हुआ था तो भगदड़ मची थी और काफ़ी लोगों की मौत हुई थी, हताहत हुए थे। लेकिन उससे सीख करके और बाद के वर्षों में ऐसा एसओपी बनाया गया कि भगदड़ की घटनाएं उस पैमाने पर नहीं घटी। 2013 में घटी भी तो रेलवे स्टेशन पर घटी, यानी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर, जो समय इलाहाबाद जंक्शन कहा जाता था, वहां पर घटी। यानी हर कुंभ के आयोजन से हम सीखते हैं। 54 के पहले अंग्रेजों के समय हुआ था, अंग्रेजों ने कितना सीखा नहीं कह सकते, लेकिन हिंदुस्तानियों ने, यानी आज़ाद हिंदुस्तान ने 54 में जब इसका आयोजन किया और उस आयोजन में जो भी कठिनाइयां रही हों उसे सीख करके उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की। प्रशासन ऐसे ही चलता है, एक दूसरे पे दोषारोपण करके नहीं चलता है, सीख करके चलता है। इसको हम कहते हैं लेसन्स लर्नड। और चूंकि मैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट में लंबे समय तक रहा हूँ, इसलिए हम लेसन लर्नड को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इस महाकुंभ का जो लेखा जोखा लेते समय जो पहली बात मेरे ध्यान में आई है वो यह है कि यह एक बार पुनः सिद्ध हुआ है कि हमारा देश आस्थावानों का देश है। यहाँ पर चाहे किसी भी धर्म के मतावलंबी हों, मैंने पटना में रहते हुए हज के समय यह देखा है। मैं जहाँ रहता था पहले सरकारी अपने घर में, वहीं पर हज भवन है और मैं देखा करता था कि लगातार भीड़ उमड़ रही है। अब तो वो भीड़ गया चली गई, लेकिन पटना में भीड़ उमड़ रही है और लोग हज करने जा रहे हैं। इस महाकुंभ में भी कहा जाता है कि लगभग 65 करोड़ लोगों ने डुबकियां लगाई हैं। निश्चित तौर से यह आस्थावानों का देश है और यहाँ पर आस्थाएं बहुत ही प्रबल है और जिनकी आस्था है हम उस आस्था का बिल्कुल सम्मान करते हैं। हालांकि मौनी अमावस्या के दिन जब भगदड़ मची तो सरकार के स्तर पर उसे कबूल करने में भी देर की गई। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की तब जाकर के प्रकाश में बात आई कि 30 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालांकि कई लोगों का मानना है और वीडियो आए हैं कि केवल संगम नोज पर ही भगदड़ नहीं मचा, झूसी साइड में भी भगदड़ मचा और उसमें भी निश्चित तौर से लोग घायल हुए होंगे, हताहत नहीं हुए। तो कि जो वीडियो आए हैं उस वीडियो के अनुसार बाकायदा जो लोगों के छूटे हुए सामान थे
उसको जेसीबी मशीन से हटाने के दृश्य दिखलाई पड़ा है। हालांकि बहुत ही आश्चर्यजनक रहा कि जो डीआईजी वहां पोस्टेड था उसने कहा कि पुलिस का विज्ञान में नहीं है। इसका मतलब वो असफल डीआईजी था, लेकिन मैं नहीं समझता कि उस पर कोई सरकार के स्तर से कार्रवाई की जाएगी, चूंकि सरकार पर ही आरोप लगे कि सरकार ने जानबूझ करके कोशिश की कि इस भगदड़ को नहीं उजागर किया जाए। इसलिए मौत के सही आंकड़े, घायलों के सही आंकड़े क्या हैं, हमारे आपको मालूम नहीं है। लेकिन आस्था की जब मैं बात कहता हूं तो ऐसे भी दृश्य आए जब लोग बहुत ही प्रसन्न होकर के, और बहुत सारे लोग फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर टिप्पणियां लिख रहे हैं कि इतना भव्य इंतजाम तो उन्होंने जीवन में नहीं देखा। कहते मैं तृप्त होकर के वहां से आया, यानी वो तृप्ति उनको मिली। और यह भी सही बात है कि यदि आप आस्था आपको है और आपको लगता है कि डुबकी लेने से आपको पुण्य प्राप्त हो रहा है जो आपको आने वाले समय में आपको मददगार साबित होगा, मोक्ष की भी बात इसमें आई है और पाप धुलने की भी बात आई है। यदि आपको ऐसी आस्था है तो निश्चित तौर से आपकी आस्था तमाम कठिनाइयों पर विजय पा लेती है। लेकिन भगदड़ की बात तो सही है, और भगदड़ केवल कुंभ मेले में नहीं हुआ, रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ मची। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर केवल वही लोग नहीं मरे उस भगदड़ में जो महाकुंभ जा रहे थे। बिहार के बहुत सारे यात्री थे जो अपने घर वापस लौट रहे थे। लेकिन जब भगदड़ होती है तो घटनाएं घटती हैं। लेकिन मौतें केवल भगदड़ में ही हुई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी मौतें हुई जिन्हें यदि आप अखबारों को पढ़ते होंगे, अब गोदी मीडिया टेलीविजन चैनल देखते हो तो शायद नहीं दिखाई पड़ता होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उसका जो मकसद है गोदी मीडिया का, जो टेलीविजन चैनलों के माध्यम से, उसका कुछ दूसरा मकसद है। लेकिन अखबारों में बातें आ रही, कोई साउथ की तरफ जा रहे थे नहाने के बाद, अमृत स्नान करने के बाद, और सड़क दुर्घटनाओं में कहीं 10 मारे गए, कहीं 15 मारे गए। कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, कोई उत्तर जा रहा है, कोई दक्षिण जा रहा है, कोई अयोध्या जा रहा है, कोई बनारस जा रहा है, कोई चित्रकूट जा रहा है। और सड़कों पर जो स्नान करके लोग गए थे उनकी भी सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की बात कही गई है। मैं नहीं जानता कि उनके जो परिवार के लोग हैं उनमें से कितने बचे कितने नहीं बचे, क्योंकि मेरे प्रदेश का होता और मैं यदि प्रशासन में होता तो निश्चित तौर से इसके बारे में कुछ बता सकता था। लेकिन जो भगदड़ की घटनाएं घटी हैं, हमने भी पाया कि जो आम लोग हैं उस भगदड़ से परेशान नहीं हुए। पड़ोसी के यहाँ यदि रुदन हो रहा हो, विलाप हो रहा हो, दर्द से कराहें वो हो रही हो, तो इस महाकुंभ ने हमारी संवेदनाओं को उत्तेजित नहीं किया। हमारी संवेदनाओं को मैं कहूंगा कि उस तरह से उद्दीप्त नहीं किया कि हम पड़ोसी के रुदन का सम्मान कर सके। वैसे ही जिंदगी हंस मामूल चलती रही और लोग वैसे ही स्नान करते रहे, और वैसे ही जो उनमें से जो लोग कहते थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था है वैसे ही कहते रहे, और जो लोग कहते रहे थोड़ी कठिनाई हुई वे उसी तरीके से चीजें कहते रहे। क्योंकि यहाँ पे सियासत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में आ गई। सियासत ने माना कि न भूतो न भविष्य तो ऐसा कभी आयोजन हुआ ही नहीं है, और यदि उस पर उंगलियां उठी कि भगदड़ मची, चाहे रेलवे प्लेटफॉर्म पे भगदड़ मचे जिसमें लोग मरे, चाहे सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं में लोग मरे, चाहे सड़कें जाम रही, लोगों को मीलों पैदल चलना पड़ा, मेले में भगदड़ मचा, आग लगी, सियासत का मानना था कि ऐसा जो कुछ भी हुआ बहुत ही हल्के फुल्के हुआ। रेलवे मंत्री तो महान निकला, आईएएस में रहा, इसलिए मैं उसको आदर सूचक शब्दों से नहीं बोल रहा हूं, मुझसे जूनियर रहा था, काफी जूनियर लड़का है। वो कहता है कि साहब वो सर्ज हो गया, उसने भगदड़ शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, कहा सर्ज हो गया। यानी सियासत मनुष्यता के ऊपर हावी हो गई। जो संगम नोज पर जो मौतें हुई, जो लोग घायल हुए, उनके तमाम जो मरे उनके जो परिजन, जो घायल हुए उनके परिजन इलाहाबाद के अस्पतालों में भागते हुए वीडियो में दिखाई पड़े, और कोई उनकी सुध लेने वाला उस तरीके से नहीं था। ऐसे भी वीडियो प्रकाश में आए हैं जहां मृतकों की सूची का कोई वीडियो बना रहा था कोई पत्रकार, पता नहीं कैसे उसने हिम्मत दिखलाई गोदी मीडिया के जमाने में,
वो शायद किसी गोदी मीडिया का ही पत्रकार था, उसे दुरदुरा करके जो वहां का मेडिकल अफसर था उसने उसे भगा दिया और कहा तुम्हें गिरफ्तार करवा लेंगे। और ये भी देखा गया कि कुछ लोग जो अपने परिजनों को ढूंढने गए थे उनको भी दुरदुरा करके भगा दिया। यानी कहीं ना कहीं सियासत मनुष्यता के ऊपर हावी दिखलाई पड़ी। और ये सारा का सारा आस्था का जो मामला है, यह सियासत के खेल में ढका हुआ मुझे तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लोग वहां गए थे वो बता रहे हैं और जो नहीं गए थे उन्हें पता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे राजनीतिक आकाओं के जो फोटोग्राफ्स हैं, आदमकद फोटोग्राफ, वो बड़े पैमाने पर तमाम मेले में लगाए गए थे, जबकि फाफा मऊ से लेकर के संगम तक वह कुंभ मेला आयोजित किया गया था। जो लोग वहां से परिचित हैं वो जानते हैं कि वो दूरी 10, 12, 15 किलोमीटर से कम नहीं है। फोटो लगाए गए थे क्योंकि यह माना जा रहा था कि आस्थावानों के आने का लाभ सियासत लेना चाहती है और सियासत ने खुद को एक धर्म विशेष से ऐसे जोड़ दिया कि ऐसा प्रतीत हो कि जो इस तरह के सियासत वाली पार्टी या लोग सत्ता में काबिज हैं वे संविधान से ज़्यादा अपनी आस्थाओं पर यकीन करते हैं और अपनी आस्थाओं के अनुसार वे कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के आयोजनों से उनको लाभ मिले। यानी लाभ और हानि का मामला हो गया। अपोजिशन के लोग भी लाभ हानि का गणित निकाल रहे होंगे, इसलिए सियासत हावी है। और सियासत के हावी होने का एक और चिन्ह प्रकट हुआ। उत्तर प्रदेश की असेंबली में 2 शब्दों का उपयोग हुआ है, गिद्ध और सुअर। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का यह जो कहना है गिद्ध और सुअर, उन्होंने कहा कि इतना सफल आयोजन हुआ लेकिन गिद्धों को केवल लाशें दिखलाई पड़ी और सुअरों को गंदगी दिखलाई पड़ी। मैं गंदगी पर आता हूं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि संगम के जल में मल की मात्रा जो परमिसिबल मात्रा है उससे ज्यादा है और लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा है। लेकिन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा नहीं, सब कुछ ठीक है। और उसको लेकर के बात आई कि साहब, बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मल की मात्रा ज्यादा बता रहा है, यानी उसकी सफाई करनी चाहिए थी, महाकुंभ के पहले नहीं की गई। उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि सुअरों को गंदगी दिखलाई पड़ी। अब वो कौन कौन सुअर थे बाद में हालांकि देखा कि अंतिम दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने एक मिराकुलस फैसला दिया, यानी ये कहा जाए कि आंकड़ा दिया और कहा कि नहीं नहीं वो नियंत्रित हो चुका है। हो सकता है उसके पहले आंकड़ा देने के बाद कोशिश की गई हो नियंत्रित करने के लिए, लेकिन जब से 13 जनवरी से शुरू हुआ तब से जब इसने नया आंकड़ा नहीं दिया तब तक उसका मानना था कि मलांश ज्यादा है। अरे लोग मल के बावजूद भी आस्था ऐसी होती है। आस्था मानो तो वह अमृत है, नहीं मानो तो अमृत नहीं है। आस्था ऐसी होती है। लेकिन ऐसे लोगों को सुअर कहना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। कारण यह है कि यदि आप मानते हैं कि आस्था का सवाल था, एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ था, उसी धर्म विशेष में माना जाता है कि भगवान विष्णु ने शुकर अवतार लिया था और धरती जो जल के नीचे हिरण्याक्ष लेकर चला गया था और गंदगी थी, उसी शुकर अवतार ने अपने 2 दांतों के बल पे उस धरती को बाहर निकाला था और हिरण्याक्ष का वध किया था। तो यह कह के संभवतया आपने, यानी जिन्होंने शब्द कहे हैं असेंबली में कहे हैं और अखबारों ने खास करके जो गोदी मीडिया से जुड़े अखबार हैं उन्होंने कहा कि उनकी उन्होंने खरी खरी सुनाया आलोचकों को। मुझे दुष्यंत की पंक्ति याद आ रही है। दुष्यंत ने कहा कि यह मत कहो कोहरा घना है, यह किसी की आलोचना है। प्रजातंत्र में आलोचना सुनने का सब्र होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और आलोचना सुन करके उसका माकूल उत्तर देना चाहिए। लेकिन यह उत्तर नहीं है। गंदगी का उत्तर यह नहीं है कि सुअरों को गंदगी दिखलाई पड़ा। गिद्ध की बात आई, गिद्धों को लाशें दिखलाई पड़ी। अरे भाई, संपाति और जटायु की चर्चा इस धर्म विशेष में होती है। इसको हम सनातन आज की तारीख में कहते हैं और उन्हें हम पूछते भी हैं।
उन्होंने भगवान राम, जो हम राम को भगवान मानते हैं, तो भगवान राम की मदद पहुंचाई थी। और जटायु तो लड़ गए थे रावण से, लेकिन आप कहते हैं गिद्धों को लाशें दिखलाई पड़ती हैं, क्योंकि लाशों के ऊपर जो मानवता दिखलानी चाहिए उस पर सियासत हावी हो गई और हम अपनी गलतियों से सीखना पसंद नहीं करते। तो मित्रों, मुझे लगता है कि जो सफलताएं हुई वह भी भव्य हैं, जो असफलताएं हुई कम बेशी जो भी हुई हो उससे भी सीखना चाहिए। उनको भी सीखना चाहिए जो जय जयकार कर रहे हैं, उनको भी सीखना चाहिए जो खिलाफ में नारे लगा रहे हैं। आलोचना केवल इस बात के लिए नहीं होनी चाहिए कि सब कुछ नष्ट है, या जय जयकार इस बात के लिए भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। संतुलित होना चाहिए। अगर अच्छी चीज है तो उसकी अच्छाई की बात करनी चाहिए, यदि अच्छी चीज में थोड़ी कमी रह गई हो तो उस कमी की बात करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि महाकुंभ का लेखा जोखा करते समय हमें सफलताओं असफलताओं दोनों को भी समझ करके, और आगामी कुंभ में, जो भविष्य में जब कुंभ होगा, क्योंकि 4 जगहों पे कुंभ होते हैं, तो उसे सीख करके और जहां कमियां रह गई उसको ठीक करने की आवश्यकता होगी, और जहां पे सफलताएं हुई हैं बढ़ाने की आवश्यकता होगी। लेकिन सियासत से बचाइए, तो सियासत से नहीं बचाएंगे, अगर उस पर राजनीति करना शुरू करेंगे, यदि अपनी पीठ थपथपाएंगे इस बात के लिए कि आप कहीं के प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए शासक नहीं है, संविधान पर आप नहीं चलते, आप अपने धर्म विशेष की ही जय जयकार करने में चाहते हैं कि सभी लोग लगे रहें, तो यह देश के लिए ठीक नहीं है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि जो बातें मैं कर रहा हूं, शायद आप में से बहुत सारे लोग इसे सहमत होंगे या असहमत होंगे, लेकिन मैं आशा करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं हृदय से बातें कर रहा हूं। मैं न किसी के पक्ष में बात कर रहा हूं, न किसी के विपक्ष में बात कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं उन चीज़ों को आपके सामने रखूं। तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।